ये आवाज जा रही है। जी भाई साहब, लाइव स्टार्ट हो गया है। सभी दर्शकों का, जय सनातन भारत के सभी दर्शकों का आज बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब लोग आज इस चैनल में जुड़े हुए हैं। जी, इसमें एक तरफ से ही आवाज जाएगी, है ना? दीपक जी। भाई साहब, तो एक तरफ से ही आवाज जाएगी तो हम आपको नहीं सुन पाएंगे ना, फिर तो दिक्कत होगी ना। मैं जुड़ा हूँ भाई साहब। आपको सुन रहा हूँ, दिक्कत समस्या नहीं है। हाँ। हाँ, आप नहीं करिए पर आप। नहीं पर इससे हम अगर करेंगे लगा के हम्म। हम्म। तो फिर हम नहीं सुन पाएंगे ना। तो इसलिए इसी तरह से ठीक रहेगा। जी। ठीक है ना? जी। तो जय सनातन भारत के इस लाइव स्ट्रीम पर जो आज का विषय तय हुआ है, उस विषय पर हम लोग बात करेंगे कि जो पर्यावरण के लिए चिंता जाहिर की जाती है, वो वास्तव में पर्यावरण के लिए चिंता है या फिर कुछ उसके कुछ अन्य उद्देश्य हैं, या कुत्सित उद्देश्य हैं या षड्यंत्र हैं। ये चिंता कितनी जायज है और कितनी बनावटी है, इस पर आज की बातचीत हम लोगों को करना है। तो ऐसे तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए कितना दुनिया जहान का कितना चिंता की जा रही है, और तरह तरह के भय। उसमें एक भय ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। और इतना ग्लेशियर इतने साल में पिघल जाएगा तो इतना पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा और इतने शहर डूब जाएंगे, और ऐसा एक पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। इसी तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ऐसा भयावह खाका खींचा जाता है कि लगता है कि दुनिया अब बिल्कुल समाप्त होने वाली है। तो हमको याद आता है कि उस समय हम बहुत छोटे थे, 5-6 साल, 5 साल अवस्था रही होगी, 77-78 की बात है। एक स्काई लैब, कोई रूसी अंतरिक्ष यान था, वो भटक गया था। और उसका ये था कि वो धरती से टकराएगा, धरती नष्ट हो जाएगी। इतना हुआ, उसका खड़ा किया गया था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, डरे हुए थे। पूरे तमाम ऐसा चल रहा था कि बिल्कुल स्काई लैब जैसे टकराएगा सब मर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अंत में क्या हुआ कि वो स्काई लैब योजना पूर्वक महासागर में गिराया गया, और ऐसा कुछ बात हुई। तो उस समय हमने देखा था कि किस तरह से भय का वातावरण तैयार किया जाता है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जितना डर था उससे ज्यादा कितना बता के, और किस तरह से एक तरह से रैकेट या सिंडिकेट चलाया गया। अब पर्यावरण की जो चिंता बताई जाती है, बहुत सारी हम देखते हैं। कुछ तो भारत में चैनल है, वो पूरे समय यही दिखाते रहते हैं कि कोई ब्लैक होल है जो टकराने वाला है, और इस तरह से धरती खत्म होने वाली। तो ये वास्तव में क्या होता है? तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी कहानी हरिशंकर परसाई ने लिखी थी। एक व्यंग्य था, टार्च बेचने वाला।
तो उसमें दो कथानक ऐसा है कि दो युवक रहते हैं और वो अपना कैरियर क्या करें, तो ये तय होता है कि चलो हम अलग अलग रास्ते पे निकल जाएंगे और नियत समय के बाद 20 साल के बाद हम लोग इसी खास जगह पर मिलेंगे। तो एक व्यक्ति उसमें से टार्च बेचने लगता है। जब टार्च बेचता है तो वो कहता है कि आप रात में बिस्तर से उठते हैं, पता चला कि बिस्तर के नीचे सांप बैठा हो, उस सांप ने आपको काट लिया तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, और ऐसा डराता है। और अगर आपके हाथ में सूरज छाप टार्च होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तब अगर वो टार्च बेचने वाला जो है, टार्च बेचने वाला है तो क्या उसका, वो सुनता है तो देखता है कि जो उसका दोस्त है वो तो आया नहीं, पर सामने के एक पंडाल में एक बहुत बड़े साधु जी कथा कह रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जीवन नष्ट होने वाला है, माया के मोह में मत पड़िए, ऐसा वैसा एक वातावरण तैयार करते हैं और आप हमारी शरण में आ जाइए। तो वो कुछ देर में युवक महसूस करता है कि अरे ये तो वही मेरा दोस्त है। तो उसको ख्याल आता है कि मैं जिस तरह की टार्च बेच रहा हूँ उसी तरह का ये भी टार्च बेचने का धंधा कर रहा है। और दुनिया में कोई धंधा, कोई विज्ञापन, उसके दो ही फॉर्मेट होते हैं, दो ही उसके स्टेज होते हैं कि एक में आपको डराया जाएगा, एक में आपको समाधान बताया जाएगा। कहा जाता है कि दुनिया में जब तक डर जीवित है तब तक आलसी लोगों का, षड्यंत्रकारी लोगों का काम चलता रहेगा। हरिशंकर परसाई का ही एक व्यंग है अकाल उत्सव। उसमें बताते हैं कि किस तरह से अकाल आने पर बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की चांदी लग जाती है और उनके यहाँ संपन्नता आ जाती है। ऐसे ही दुनिया में तरह तरह का जो षड्यंत्र है वो क्रिएट किया जाता है, और जो उसका प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, उन जब वो चिंता करते हुए दिखाई दें, गरीबी पर चिंता, दुनिया की चिंता, ऐसे चिंता करने वाले लोग जैसे ही मिले तो जरूर चिंतित होने की बात है कि ये नाहक में इतनी चिंता क्यों किए जा रहे हैं। तो उन उद्देश्यों में देखेंगे तो हमको कोई ना कोई वामपंथी जो कि दूसरों को डराकर और षड्यंत्र करके अपना व्यवस्था चलाना चाहता है, अपनी रोजी रोजगार चलाना चाहता है, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। तो हमने देखा कि पर्यावरण के नाम पर आमतौर से अभी तक हमारे सामने यही स्वरूप आया था कि जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनकी सरकारों पर कैसे नियंत्रण किया जाए, तो विकास का ढिंढोरा तो पीटा जाए कि विकास होना बहुत जरूरी है, ये है वो है, और फिर जब उसके लिए उनको कर्ज दिया जाए, उसके लिए ऋण दिया जाए, और जब वो ऋण उनको मिल जाए तो उसमें ऊंची ब्याज दर रखी जाए, और फिर वो प्रोजेक्ट पूरा ना होने पाए, इसके लिए पर्यावरण की चिंता जाहिर करने वाले संस्थानों को, व्यक्तियों को फंड करके खड़ा किया जाए। हम लोगों ने देखा कि इस मामले में बहुत सारी योजनाएं किस तरह से रोकी गई। तो एक एनरॉन परियोजना, बिजली परियोजना का बड़ा उदाहरण दिया जा सकता है कि कांग्रेस के समय में वो योजना आई, फिर उसको पर्यावरणविदों ने
हल्ला मचाया कि ये योजना नहीं लगनी चाहिए, वो योजना बंद हो गई। फिर उस योजना को बनाने वालों ने कह दिया कि ये योजना परियोजना बंद होने से हमको बहुत नुकसान हो गया और इसके एवज में हमको सरकार पैसा दे। तो फिर कोर्ट ने उनके फेवर में निर्णय कर दिया और बिना कुछ किए उनको करोड़ों रुपए का भुगतान सरकार को करना पड़ा। तो ये एक पूरी इस तरह से एक षड्यंत्र का एजेंसी चलती है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज के नाम पर कियोटो सम्मेलन, टोक्यो का सम्मेलन, बहुत सारे सम्मेलन, अर्थ समिट, ये सब चलता रहता है। स्थानीय स्तर पर भी देखेंगे तो ऐसे पर्यावरणवादी आपको तमाम दिखाई पड़ेंगे कि जो कहेंगे इस तरह की धरती का ये चिंता है, वो चिंता है, और नदियां खराब हो रही हैं, हमको नदियों के पक्षी को बचाना है, मछली को बचाना है। ऐसा करके बहुत सारा भावपूर्ण ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा कि जैसे अब इनसे बड़ा संवेदनशील दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन उनके पीछे असलियत में जब जाएंगे तो आपको असली चेहरे दिखाई पड़ेंगे। और इस तरह से ये जो चेहरे हैं, इनको बेनकाब होना, इनको समाज के सामने बेनकाब करना, ये बहुत ही आवश्यक है। एक शेर कहा जाता है कि काम नहीं फिक्र कर, और फिक्र भी मत कर, फिक्र का जिक्र कर। ये ऐसे ही लोग हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते, केवल फिक्र करना चाहते हैं, और फिक्र भी नहीं करते, फिक्र का जिक्र करते हुए तमाम घूमते हैं। ये लोग एक अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ के उन अंतरराष्ट्रीय, हमने जैसे जॉर्ज सोरेस को देखा, उनके जो हर देश में प्लांट किए हुए लोग हैं, तो अपने यहाँ संदीप पांडे हैं, मेधा पाटकर है, ऐसे कितने नाम स्थानीय स्तर से लेके तमाम, और ये तमाम आपको चिंता करते हुए दिखेंगे। ग्रेटा थनबर्ग को ऐसा इतना बड़ा पर्सनालिटी बना दिया गया जिसकी कोई हद नहीं। तो हमको इन सारी योजनाओं को जो कुत्सित षड्यंत्र होते हैं उनको समझना पड़ेगा। किस तरह से कहा जाता है कि हम तो नदियों की रक्षा करने के लिए हैं, हम तो ये है वो है। ये सारे लोगों के पीछे आप एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और तमाम पुरस्कार मिलेगा, सम्मेलन होगा, कई भावुक लोगों को जोड़ा जाएगा, और ऐसा इसको पूरा एक एजेंसी मिलेगी, एनजीओ मिलेगा, उससे पैसा मिलेगा। ऐसे करके कानून बनेंगे, उन कानूनों के आधार पर फैक्ट्रियों को रोका जाएगा, और इस तरह से एक पूरा ऐसा नेक्सस, ऐसा गठजोड़ तैयार होता है जो किसी भी देश को पीछे रखने के लिए काम करता है। हम देखते हैं कि किस तरह से जो वनवासी क्षेत्र है वहां पर इस तरह की एजेंसी काम करते हुए बड़े बड़े दाढ़ी रखे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। उनको लगेगा, उनका चेहरा देख के, अरे इनसे बड़ा मानवतावादी कौन है। मुझे ख्याल आता है कि जनता के बीच में इनका कितना असर होगा। फिर ये इसका एक उदाहरण आपको दूं, मणिपुर में एक इसी तरह से पर्यावरणवादी कार्यकर्ता, मानव अधिकारवादी कार्यकर्ता थी, इरोम शर्मिला। उसने लगभग 18 साल तक पहले पर्यावरण का काम किया, फिर पुलिस के विरुद्ध में, सेना के विरुद्ध में, कि मणिपुर में सेना बहुत अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है, तो उसके विरुद्ध में वो काम करने लगे। 18 साल तक उसने कुछ भोजन नहीं किया। उसकी एक बड़ी क्लासिक तस्वीर की नाक में उसने नली लगाई हुई है, इरोम शर्मिला ने, और ऐसा लगता था कि अरे कितना इनको चिंता है। लेकिन उनका प्रभाव कितना था जमीन पर। तो फिर उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और वहां चुनाव लड़ा, और 2 विधानसभा से तो वो स्वयं खड़ी हुई,
एक जगह उसको 70 वोट मिली, एक जगह 80 वोट मिली। कहने का आशय ये है कि जनता इनको भली भांति जानती है, इनका कोई असर कहीं पर नहीं। मध्य प्रदेश में कैलाश सत्यार्थी वो क्या काम करते हैं उनको उनके पड़ोस के लोग नहीं जानते, पर नोबेल देने वाले जूरी को मालूम है कि वो क्या काम कर रहे हैं और उन्होंने उनको नोबेल प्राइज दिया हुआ है। ऐसे ही दुनिया भर में जितने लोगों को बड़े बड़े प्राइज मिलते हैं, बड़े बड़े साहित्यिक पुरस्कार, फिल्मों के बड़े बड़े पुरस्कार, अलग अलग रेटिंग एजेंसी के द्वारा, तो इनको कहा जाता है कि ये वामपंथ के द्वारा क्रिएट किए गए हुए यूजफुल इडियट्स हैं। ऐसे बुद्धिजीवी तैयार किए जाते हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल दिवालिया। तो जैसे चित्रकारों में जो अच्छा पेंटिंग बना सकता है उसको वो चित्रकार नहीं मानेंगे। चित्रकार किसको मानेंगे? जो आड़ी तिरछी लाइनें खींचता है, तो मॉडर्न आर्ट के नाम पे उसको चित्रकार बना दिया जाए। जो तुकांत कविता करेगा वो नहीं है बुद्धिमान, छंदबद्ध कविता वो नहीं है बुद्धिमान। वो ऐसे कुछ भी लिख देगा और उनके एजेंडा के अनुसार रहेगा, उसको उन्होंने कवि घोषित कर देंगे। ऐसे करके बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सारी समस्याओं को उठाया जाता है, उन सारी समस्याओं में सारे लोगों को उलझाया जाता है और कई लोग भावुकतावश इन मूर्खतापूर्ण प्रपंचों में पड़ भी जाते हैं। जॉर्ज सोरोस की एजेंसियों को आप देखेंगे तो इसी तरह से वो फंड देते हुए मिलेंगे। आप अभी देखेंगे तो बिल गेट्स को देखेंगे या इन सबको देखेंगे तो ये पता चला कि ऐलान कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, दुनिया खत्म होने वाली है और समुद्र के इलाके में जो देशद्रोह के क्षेत्र में आने वाले हैं वहां वो बहुत बड़ी जमीन खरीद रहे हैं संसाधनों के लिए। तो ये जिसको कहते हैं कि इस बहाने एक बड़ा दबाव बनाकर खुद को ऐसा लॉन्च करते हैं कि हम तो बहुत बड़े दयावान हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत करुणाशील हैं, पर इनका असली चेहरा बहुत ही विकृत है और हमको पर्यावरण के नाम पे जो चोचलेबाजी की जा रही है उस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए और अपने देश को, अपने समाज को, अपने गांव को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारा जो जीव जंतु की चिंता की जाती है, ये प्रजाति खत्म हो गई, वो प्रजाति खत्म हो गई, फिर उस प्रजाति के नाम पे बचाने के लिए शेरों का संरक्षण किया जा रहा है। वहीं जो उपयोगी जानवर है गाय, उसका संरक्षण नहीं करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। मेनका गांधी को देखेंगे हम, कैसे वो मतलब ऐसा उदार चेहरा प्रस्तुत करेंगे जैसे कि वो बहुत बड़ी करुणाशील। लेकिन इन सब के पीछे कहीं न कहीं फॉरेन फंडेड एजेंसियों का काम है। ये बहुत ही हाई क्लास के लोग, बहुत ही एलीट किस्म के लोग हैं और ये अपने देश के लिए, किसी भी समाज के लिए अत्यंत घातक हैं। और जो मशीनीकरण के, औद्योगिकीकरण के खिलाफ ये वामपंथी इस तरह का षड्यंत्र करते हैं और जब इनकी सत्ता स्थापित हो जाती है, जैसे चीन में देखिए, वहां कितना समुद्र को नष्ट किया जा रहा है, कितना नदियों को नष्ट किया जा रहा है, कितना पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। अब इसकी कोई बातचीत नहीं होती क्योंकि उनके हाथ में सत्ता पहुंच चुकी है। और इन लोगों को, जो इस तरह के फर्जी वामपंथी हैं, इनको कैसे डील करना है उसका सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा मॉडल चाइना देता है कि अगर आपके देश में कम्युनिस्ट हो जाए तो उनको असली किस तरह से का उनके साथ बर्ताव करना चाहिए कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट के साथ, उसका रोल मॉडल या सबसे अच्छा आंसर या सबसे अच्छा उत्तर उन प्रश्नों का केवल और केवल कम्युनिस्ट देश ही दे सकता है और उसका साक्षात उदाहरण चीन है। तो एक लोकतांत्रिक देश में ये सारे लोगों पर सरकार का सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इनको
मानव अधिकार के नाम पर, सूचना के अधिकार के नाम पर और अन्य इस तरह से उदारवादी नीतियों के आधार पर बिल्कुल इनको छूट नहीं देनी चाहिए और इनको एक बड़े ही समाज के शत्रु के रूप में देखा जाना चाहिए। आज इस विषय में ये दो बात जो है मेरे द्वारा कही जानी है। अगर आपका कोई प्रश्न हो दीपक जी तो आप रख सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है, मेधा पाटकर ने सरोवर डैम परियोजना को रोकने का प्रयास किया था, हाँ जिससे भारत को बहुत नुकसान हुआ आर्थिक रूप से। हाँ ऐसी कई परियोजना उन्होंने रोका है। हाँ, तो ये मैं बताऊं आपको कि मेधा पाटकर एक मेरे मित्र हैं, तो वो विदेश में रहते हैं, तो उनसे बातचीत हुई तो उनकी पत्नी ने बताया कि उनका जीवन बड़ा आदर्श है और वो तो अलग कलर का ब्लाउज और अलग कलर का पेटीकोट पहनते हैं। तो मैंने बोला वो आपके पास विदेश गई थी तब तो वो जो है इकोनॉमिक क्लास में नहीं गई, या वो जब किसी होटल में बैठती है 5 स्टार में तो क्या कहते हैं, वो तो वहां पर लंच लेती है, 5 स्टार में लेती है। तो ये सब लोग का पूरी तरह से एक जीवन जो है वो पूरा दोगलापन का है, बनावटी है। और ये लोग इस तरह से सारा दिखावटी काम करते हैं और ये देश, किसी भी देश के लिए बहुत ही बड़े खतरे हैं। और कुछ भी करके इनको अगर हम लोकतंत्र के नाम पर दंडित नहीं कर रहे हैं, इन पर उचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरा तो कहना है कि इन पर एक्स्ट्रा लीगल तरीके भी अपनाने चाहिए। जब कोई व्यक्ति फाउल खेल रहा है तो उसके साथ आप कब तक फेयर खेलेंगे? ये बिल्कुल बहुत ही बनावटी लोग, और किसी भी समाज के लिए ये सारा कुछ इनका फॉरेन फंडेड होता है। मैंने बताया इसकी मॉडस ऑपरेंडी यही है कि वो इस तरह के लोगों को लॉन्च करते हैं। जैसे अरुंधति राय है, उसको बुकर प्राइज दिया गया और उसको लॉन्च किया गया एक बड़ी पर्सनालिटी के रूप में, और अगले महीने उसने कह दिया कि कश्मीर में भारत का कोई अधिकार नहीं। तो ये सारे जो उनके नैरेटिव हैं, जो एंटी नेशनल अप्रोच है, उसको बढ़ाने के लिए ये इस तरह से यूजफुल इडियट्स हैं। इस तरह के मूर्ख लोगों को जबरदस्ती बुद्धिमान बना के पेश किया जाता है, मानवतावादी बना के पेश किया जाता है, और ये उसी के नाम पर अय्याशी करते हैं। तमिलनाडु में स्टारलाइट प्लांट को बंद कराया गया था, जो कॉपर प्लांट था, जिससे भारत देश कॉपर का आयातक बन गया। हम्म। हाँ, बहुत, मतलब भारत में आप असंख्य ऐसा उदाहरण दे सकते हैं, असंख्य। आप बस, मैं तो एक दृष्टि देना चाहता हूं कि अगर कोई भी आपको पर्यावरण की बहुत बहुत चिंता करते हुए दिखाई पड़े, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं एक वामपंथी एजेंडे में चल रहा है। और ऐसे लोगों से ऐसे मतलब जिसको कहते हैं ना कि ऐसे में बहुत मूर्ख और भावुक लोग भी जुड़ते हैं पर्यावरण के नाम पर। तो उनके उनके प्रति एक दूसरी तरह की नीति होनी चाहिए, और जो ये दुष्ट लोग हैं उनके प्रति दूसरे तरह की नीति होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज हम लोगों की काफी बातें हो गई हैं, और आज भाई हम, साहब एक प्रश्न और भाई साहब मेरा है। हाँ अमेरिका से ज्यादा कॉपर उत्सर्जन पश्चिमी देश करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, कार्बन कार्बन उत्सर्जन। हम्म। आप इसी विकासशील देशों पर ये लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग कार्बन को उत्सर्जन का कम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये दोगलापन कैसा है पश्चिमी देशों का? देखिए क्या है कि हमको इस ट्रैप में फंसना ही नहीं चाहिए। जैसे कि हमको अपने यहाँ क्या मॉडल उचित है, अगर हमारे यहाँ छोटे मशीनों के जरिए हम ज्यादा काम कर सकते हैं तो हमको छोटे मशीनों पे करना चाहिए। यदि हम बड़ी मशीनों से कर सकते हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त हो। हमको हमको किसी भी तरह के
होता क्या है, देखिए ट्रैप में आदमी ऐसे फंसता है कि जब मोदी जी को 4 जगह से पुरस्कार मिलते हैं, 4 क्रेडिट एजेंसी अच्छा बताती हैं, तो हम उसको बहुत प्रशंसा करने लगते हैं। और फिर जब वही एजेंसी 4 दिन बाद जब वो राष्ट्रवादियों का पता चला समर्थन पाके, उस एजेंसी का उसका चैनल का नाम ऊपर हो गया, तो वो देश के विरोध में बात में करने लगती, तो हम निराश होने लगते हैं। हमको वास्तव में पहले दिन से इनके ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, न इनका अच्छा न इनका बुरा कोई भी सर्टिफिकेट हमको मान्य नहीं करना चाहिए। इस लालच में हम नहीं फंसेंगे तो हम ज्यादा अच्छा कार्य कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, समय देने के लिए। जय सनातन भारत को बहुत बहुत साधुवाद। और मेरा आग्रह है कि सभी जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो लोग इसको सुने, उस पर कमेंट जरूर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने, और विषय बताएं कि कौन से कंटेंट हमको पेश करने चाहिए। और मैंने जो भी बातें की है संकेत में की है, और जिससे आप उस दिशा में अपना अध्ययन बढ़ा सकें। एक किसी भी पर्यावरणवादी को देखें तो इसी एक क्रिटिकल उसके तरफ दृष्टि से देखें, यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।